तो आपने एक बात नोट की होगी, हमारे देश की जो विदेश नीति है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है। हमारे डिप्लोमैट्स, हमारे राजनयिक अब जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा पहले ऐसी नहीं होती थी। अब जिस तरह की सख्त भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की के सख्त कदम हमारे देश का विदेश मंत्रालय अब उठाता है, इससे पहले ये देखने में नहीं आता था। और आपने देखा होगा, अब जब हमारे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होती है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जब वो बैठते हैं पत्रकारों से बात करने के लिए, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं। पहले लोगों को यह गलतफहमी होती थी कि जो डिप्लोमेसी होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, और डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें की जाती हैं जो किसी को भी बुरी ना लगे, और आप अपनी बात भी कह दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इस तरह की बातचीत होती थी। लेकिन नए भारत में, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जो बड़ा बदलाव है वो यही है कि ये जो नया भारत है ये किसी से डरता नहीं है। कनाडा दुनिया का एक बड़ा विकसित देश है। उनकी इकोनॉमी 9वें नंबर पर है पूरे दुनिया में। कनाडा बड़े बड़े संगठनों का मेंबर है, G7 का मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, नेटो का मेंबर है, 5 आईज का मेंबर है, और कनाडा को एक बहुत प्रभावशाली और बड़ा देश माना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में कनाडा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और आज उस कनाडा को हम खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन एक फर्क भी है, जब हम पाकिस्तान के साथ ऐसे संबंध हमारे खराब हुए तो बहुत ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान में हमारे नागरिक नहीं रहते, ना के बराबर है। इसी प्रकार से जब चीन के साथ हमारे संबंध खराब हुए तो चीन में भी हमारे देश के नागरिकों की संख्या बहुत ही मामूली है। लेकिन कनाडा अलग है। कनाडा में हमारे लगभग 23 लाख लोग, इस समय 20 से 23 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। हमारे लाखों छात्र इस समय कनाडा में रहते हैं, और कनाडा हमारे देश के लोगों की एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, चाहे टूरिज्म के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, और चाहे रोजगार के लिए हो। और इतने सारे लोग जब हमारे वहां पर रहते हैं तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए ये जो फैसला है, ये जो कुछ हो रहा है भारत और कनाडा के बीच में इस समय, इसमें हमारे देश के आम लोग शामिल हैं। हमारे देश के आम लोगों पर, हमारे देश के परिवारों पर इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। आज हमारी आपसे एक और अपील भी है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी स्थिति बताना चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, वो कोई वीडियो का संदेश हमें भेजना चाहते हैं, जानकारी भेजना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल करके बता सकते हैं, हमें अपना वीडियो भेज सकते हैं। और ऐसे परिवार जिनके बच्चे कनाडा में इस समय रह रहे हैं, वो हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं, हमसे अपने मन की बात कोई शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके द्वारा लिखी गई ये जो जानकारी होगी, चाहे जिस भी रूप में आए, चाहे ईमेल के रूप में आए, चाहे SMS के रूप में, सोशल मीडिया के जरिए या फिर वीडियो के जरिए, ये हम शेयर करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपके और आपका जो परिवार है कनाडा में, उनके बीच में एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह काम करें, और आपको हर रोज वहां से जो भी आपके काम की जानकारी है वो हम लगातार आपको देते रहे। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करके जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसकी वजह से अब पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि कनाडा कैसे भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए अब सबसे सुरक्षित देश बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कनाडा को अब सबसे बड़े आतंकवादी देश पाकिस्तान का भी खुले रूप से समर्थन मिल रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है, अब इसमें पाकिस्तान की खुलकर एंट्री हो गई है, जिससे हमारा जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की सरकार के आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत के एजेंट्स इससे पहले पाकिस्तान में भी ऐसा करते रहे हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत जिन्हें खालिस्तानी बता रहा है वो असल में आम लोग हैं। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान ये बात इसलिए कहता है क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय पाकिस्तान में ही शरण ली हुई है, या फिर वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस समय भी शरण ली हुई है। और जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उस निज्जर ने भी पाकिस्तान जाकर खालिस्तानी आतंकवादियों से मुलाकातें की थीं। और ऐसी खबरें हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। और इस मौजूदा विवाद के पीछे चीन की भूमिका को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी जो रिमोट कंट्रोल है यह असल में चीन के पास है। कनाडा नेटो
देशों का, नेटो का एक सदस्य देश है और नेटो का रुख चीन के हमेशा खिलाफ रहा है और इनमें भी कनाडा के संबंध चीन के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। कनाडा चीन और रशिया पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब कनाडा ने यही आरोप भारत को लेकर भी लगाए हैं और भारत को चीन और रशिया के साथ लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें चीन अपने लिए एक फायदा देख रहा है। यह अलग बात है कि चीन बैकडोर से आज भी कनाडा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। चीन ने बड़ी संख्या में कनाडा में अपना पैसा निवेश किया है और आज चीन के लोगों की कनाडा में संख्या जो है वो बहुत बड़ी है। कनाडा में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग वहां पर प्रभावशाली लोग हैं, जो इन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खरीद लिए हैं या जो वहां पर सक्रिय हैं वहां की इंडस्ट्री में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोग हैं और धीरे 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 जो चीन के जो लोग हैं वो लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट कनाडा में बढ़ाते जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि कनाडा और उसके जैसे बाकी पश्चिमी देश सिर्फ इसलिए भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हैं क्योंकि वो भारत को अपने चीन विरोधी एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इस मामले ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को एक्सपोज कर दिया है और इसी लेख में ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत के लोकतंत्र पर उसने कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। असल में भारत और कनाडा के टकराव ने नेटो देशों को काफी असहज कर दिया है, जो भारत का साथ छोड़ना नहीं चाहते और अपने साथी देश कनाडा को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस स्थिति में चीन अपने लिए बहुत बड़ा फायदा देख रहा है और पाकिस्तान भी इस पर पूरी राजनीति कर रहा है। यानी जो कॉम्बिनेशन है, इस समय जो काम कर रहा है कनाडा में भारत के खिलाफ, वो कॉम्बिनेशन है चीन और पाकिस्तान का, और ये दोनों मिलकर कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इन देशों का इतिहास ये है कि ये हमेशा आतंकवादियों को शरण देते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी तब आई जब इसी महीने G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे और आज उनके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं। जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए, इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, लेकिन अब उनके इस दौरे को लेकर कुछ नई जानकारियां हमें मिली है जो आपको भी जाननी चाहिए। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया गया था और इसमें सुरक्षा को लेकर कई तरह के खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे स्नाइपर गन्स की गोलियां भी भेद नहीं सकती थी। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि G20 में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उन सबको बहुत सुरक्षित जगहों पर ठहराया जाए और उन सबको दिल्ली में जितने 5 स्टार होटल्स हैं उन सब होटल्स में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स थे वो सब उनके लिए बुक किए गए और उनको कहा गया कि आप इनमें रुकिए क्योंकि ये सुरक्षित है। और उन होटल्स को बताया गया कि उन्हें सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन स्वीट्स में खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे होने जरूरी थे और जस्टिन ट्रूडो के लिए दिल्ली के ललित होटल में व्यवस्था की गई। लेकिन जब ट्रूडो ललित होटल में पहुंचे तो उन्होंने इस स्पेशल प्रेसिडेंशियल स्यूट में रुकने से इनकार कर दिया और कहा कि वो होटल के साधारण कमरे में रुकेंगे, जो होटल का बेसिक रूम होता है उसमें रुकेंगे। और इसके बाद उनसे बात करने की काफी कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माने। और इसके पीछे ये भी बात है कि जो उनकी सुरक्षा की जो टीम थी वो भी अड़ी हुई थी कि वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं ठहरेंगे, वो एक बेसिक रूम में रुकेंगे। और उनकी जो एम्बेसी थी और उनके सरकार के जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं रुकना चाहते। इसके पीछे जो औपचारिक रूप से जो कारण बताया गया वो ये कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं और वो अपने G20 के इस दौरे पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। वहां अगले साल चुनाव आने वाला है और लोग इस बात पर सवाल करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी दिल्ली की यात्रा पर इतना पैसा खर्च कर दिया, इसलिए वो कम से कम बजट में इस पूरी यात्रा को निपटाना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन इसके पीछे सूत्र ये भी कहते हैं कि एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें भारत सरकार पर और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं था और उन्हें शायद इस बात की आशंका थी कि शायद उनकी जासूसी हो सकती है ऐसे में। और इसके बाद उन्होंने एक बेसिक रूम में वो रुके। एक ललित होटल में जो एक बेसिक रूम होता है उसका किराया होता है एक रात का 9,000 से लेकर 11,000 रुपए पर नाइट। और उस समय क्योंकि जो रूम का जो रेंट था बढ़ा हुआ था, उस समय इसका किराया रहा होगा उस कमरे का 15 से 20
₹1,000 एक रात का। एक और खास बात यह है, जस्टिन ट्रूडो के पुत्र भी उनके साथ आए थे और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो और उनके बेटे दोनों एक ही रूम में रुकेंगे, 2 रूम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो के जो पुत्र थे वो दोनों ललित होटल में एक बेसिक रूम में रुके और वो लगभग यहां 5 दिन तक रुके रहे, क्योंकि बाद में उनका जो विमान था वो खराब हो गया था और उन्हें यहां रुकना पड़ा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि G20 समिट के दौरान ही भारत और कनाडा दोनों देशों में कितना अविश्वास पैदा हो चुका था कि वो भारत सरकार के कहने पर उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी नहीं रुकना चाहते, उन्हें उस पर भी शक है।